हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण की समझ। इसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाला हूँ। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वन शॉट वीडियो है, इसे ध्यान से देखिए। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा यूज़र नेम है इंस्टाग्राम पे। और एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, ये स्क्रीन पे आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है। इसी क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और टेलीग्राम में मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पे पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ले रखा है लास्ट चैप्टर से। ठीक है, लास्ट चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद क्या है और हाल के दशकों में कौन से कारक हैं जो इसके उदय के लिए जिम्मेदार है, यानी क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, आतंकवाद जो वर्ड है इसकी उत्पत्ति जो है वो लैटिन भाषा के टेरेरे शब्द से हुई है। ठीक है, इसको डिटेरा, टेरेरे, डिटेरा ये कहा जाता है। अब इस टेरेरे का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है घबराना। ठीक है, और डिटेरा का मतलब क्या होता है, भयभीत करना। आतंकवाद शब्द अभी भी कोई सार्वभौमिक इसकी स्वीकृत परिभाषा नहीं है। देखिए, ये जो वर्ड है आतंकवाद, इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है जो आप कह दो कि भाई ये चीज़ आतंकवाद होता है, ऐसा नहीं है। आतंकवाद को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है लोगों ने, जो विद्वान है उसको अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन करते हैं। तो कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है जो सभी इसको ठीक बताएं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना था कि आतंकवाद जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है टेरेरे और डिटेरा, इससे मिलके बना है। टेरेरे का मतलब होता है घबराना और डिटेरा का मतलब होता है डराना यानी भयभीत करना। ठीक है, आतंकवाद को एक ऐसी रणनीति के तौर पे देखा जाता है, एक ऐसी स्ट्रेटजी के तौर पे देखा जाता है जिसमें क्या होती है, हिंसा होती है, यानी हिंसात्मक तरीके को अपनाया जाता है। और हिंसात्मक तरीके को अपनाकर राज्य का मतलब यहाँ पे सरकार से, ठीक है, सरकार के राज्य को यानी जो सत्ता में जो भी है उनको, और जो सरकार के कानूनी जो प्राधिकार है उसको कमज़ोर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आतंकवाद में आपने देखा होगा बम ब्लास्ट कर दिए जाते हैं कई जगह पे हत्याएं कर दी जाती है, किडनैप कर दिया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में कोई वैश्विक सहमति नहीं है, दुनिया भर में कोई वैश्विक सहमति नहीं है इसको लेकर, क्योंकि आतंकवाद को अलग अलग तरीके से विभिन्न देश जो हैं वो डिफाइन करते हैं। जब से अलकायदा द्वारा 9/11 का जो हमला हुआ था, ठीक है, अमेरिका में जो ये हमला किया गया था, किसके द्वारा, अलकायदा के द्वारा, जब से ये हमला हुआ है तब से आतंकवाद की काफ़ी कड़ाई से निंदा की जाने लगी है। 11 सितंबर 2001 के हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद में काफ़ी परिवर्तन हुआ है, यानी कि इसको लेकर जो विभिन्न देशों के बीच में विचार थे उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया है। अब ये काफ़ी विविध रूपों में फैल गया है। ठीक है, वर्तमान में अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व में, पूरी दुनिया में आतंकी हमलों की निंदा की जाती है। कहीं पे भी अगर आतंकी हमला होता है तो उसकी निंदा दुनिया भर के देश करते हैं। आतंकवाद के विरुद्ध सभी राष्ट्र एक साथ अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ठीक है, और जिसे कि आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक युद्ध के तौर पे जाना जाता है। ये भी एक चीज़ देखिए कि क्या है, दुनिया भर के देश एकजुट होकर आतंकवाद का जो है विरोध करते हैं, और दुनिया भर के देश इसके खिलाफ हैं, तो इसे हम वैश्विक युद्ध के तौर पे देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की उत्पत्ति जो है वो मानव इतिहास में कोई नई घटना नहीं है। ठीक है, ये मानव सभ्यता का अभिन्न अंग रहा है। आतंकवादी क्यों बनते हैं इस बात को लेकर अभी तक कोई सहमति नहीं है, यानी कि कोई एक इसका ठोस जवाब नहीं है जो ये बोलते कि भाई ये रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से लोग आतंकवादी बन जाते हैं। ठीक है, इसका कोई एक परफेक्ट आंसर नहीं है आज तक। अब देखिए, ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बारे में। देखिए, मैं आपको ज़्यादा बहुत बड़े बड़े आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको हिंट दे रहा हूँ, आप समझिए जो मैं आपको कह रहा हूँ इसको समझिए, और आपको पेपर में खुद की लैंग्वेज में बना कर लिखना है। क्योंकि देखिए क्या होता है, जब पेपर में क्वेश्चन पेपर आपके सामने होगा ना, तब आपकी सारी जो पढ़ाई है वो धरी की धरी रह जाएगी। आपका जो पेन है वो ऑटोमेटिक चलेगा और दिमाग में जो चीज़ें आएंगी वो आपको लिखनी होती है वहाँ पे। तो इसीलिए इन चीज़ों को दिमाग में बिठाते चलो जो मैं आपको बता रहा हूँ, और पेपर में आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और इसी क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद होता है इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है, या फिर कौन से कारण इसके पीछे जिम्मेदार हैं। तो देखिए, कई सारे कारण हैं। एक है धार्मिक कट्टरता। ठीक है, इसको आप मजहबी कट्टरता के रूप में देख सकते हैं। इसमें क्या होता है भाई, अपने धर्म को ही बेहतर मानना और बाकी को बेकार मानना, ये जो कॉन्सेप्ट आता है दिमाग में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता होती है, और फिर ये भी एक रीज़न हो सकता है आतंकवाद का। इसके बाद है राजनीतिक उपेक्षा। ठीक है, अगर राजनीतिक रूप से किसी वर्ग की उपेक्षा होती है
तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसको ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उसको आतंकवाद में धकेला जा सकता है, ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका धार्मिक उग्रवाद, धर्म को लेकर कट्टरता, सांप्रदायिकता। ठीक है, और धार्मिक उन्माद आ जाएगा इसके अंदर, ये भी एक रीज़न होता है। तो आपको ये सारे के सारे क्या है पॉइंट ध्यान से समझने हैं और इसको पेपर में अपनी भाषा में एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। ये हेडिंग आप याद करके जाना, क्योंकि क्वेश्चन आता है आतंकवाद पे, एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए सामाजिक भेदभाव। मान लीजिए समाज में कोई वर्ग है, उसके साथ कई पीढ़ियों तक भेदभाव होता चला आ रहा है, तो ऐसे में उनके अंदर अलगाववाद की भावना आ जाती है, द्वेष की भावना आ जाती है, द्वेष। ठीक है, किसी दूसरे समुदाय के प्रति। तो ऐसे में इनको ब्रेन वॉश किया जा सकता है और इनको आतंकवादी गतिविधियों में संलग्न करना फिर आसान हो जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक कारण। ठीक है, जिसमें गरीबी, बेरोजगारी भी एक कारण बन सकता है, ये भी कारण माना जाता है। फिर एक मनोवैज्ञानिक कारण। ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण में क्या होता है कि भाई कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मतलब इस तरीके से बताया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकते हैं या उनसे कुछ नहीं होगा, और इनको मतलब उकसाया जाता है। ठीक है, और वो गलत हाथों में पड़ जाते हैं, तो उसकी वजह से भी मतलब ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, ये बहुत ज़्यादा आता है पेपर में, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आना ही आना है वैश्वीकरण से। ठीक है, आतंकवाद से भी एक क्वेश्चन आना है आपका, वैश्वीकरण से भी आना है। अब ये पेपर पे डिपेंड करेगा कि वो उस क्वेश्चन में से कैसे घुमा के पूछेंगे, क्या पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वैश्वीकरण क्या है, सबसे पहले आपको ये बताना है। इसके बाद बताना है कि समकालीन समय में अगर हम देखें तो वैश्वीकरण के सामने मुख्य चुनौती जो है उसकी विवेचना आपको करनी है। तो देखिए वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण एक आर्थिक संकल्पना है। ठीक है, आर्थिक संकल्पना मेनली ये आर्थिक संकल्पना ही थी, लेकिन इसके जो प्रभाव होते हैं या परिणाम होते हैं वो राजनीतिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं। ठीक है, हर तरह के इसके आयाम हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है एक बहुआयामी धारणा है। बहुआयामी का मतलब है इसके मतलब कई सारे इफेक्ट होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, इसीलिए इसको बहुआयामी धारणा भी कहते हैं। वैश्वीकरण का मतलब होता है भौगोलिक सीमाओं का ना होना। देखिए अब दुनिया जो है बहुत बड़ी है, तो विभिन्न देश हैं दुनिया में इतने सारे, तो इन सभी देशों के बीच में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा ना होकर आपस में इनके बीच में एक दूसरे के देशों में आ जा सकें, परमिशन और जो भी उनके प्रोसेस होते हैं उसके जरिए एक दूसरे के देशों में जाके काम कर सकें, रोजगार के लिए जा सकें, और जो सामान होता है, जो वस्तुएं होती हैं उसको बेचा जा सके, खरीदा जा सके, तो ये वैश्वीकरण के तहत होता है। ठीक है, तो इसमें भौगोलिक सीमाएं नहीं होती हैं, अर्थात भौगोलिक दूरियां जो होती है वो समाप्त हो जाती है, इसी को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि किसी राष्ट्र के जो पूंजीपति जो लोग होते हैं वो अपने व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से वो हमेशा से सर्च करते हैं क्या, अच्छा मतलब सस्ता श्रम। सस्ता श्रम का मतलब है यहाँ पे सस्ता लेबर वर्क, यानी मजदूर ढूंढते हैं, और सस्ते कच्चे माल, जहाँ पे उनको सस्ता कच्चा माल मिल जाए, सस्ते मजदूर मिल जाए, वो ऐसी जगह ढूंढते हैं। वहाँ पे जाके फिर अपने उद्योग वगैरह लगाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसको दुनिया भर में सप्लाई कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। ये वैश्वीकरण का ही एक कारण है। आज वैश्वीकरण के कारण राष्ट्रों के बीच में जो दूरियां हैं वो कम हो रही हैं। आज वैश्विक बाजार तैयार हो गया। ठीक है, आप भारत में रह के दुनिया में दूसरे देशों में बनने वाली चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, और वैश्वीकरण ने संपूर्ण राष्ट्रों को एक करके एक वैश्विक ग्राम की संकल्पना दी है, और इसके कारण आज हम देखें तो पूरी दुनिया में पूंजीवाद और नव उदारवाद को भी बढ़ावा मिला है। तो ये वैश्वीकरण का थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है। इसके बाद आपसे पूछा हुआ था कि बताइए वैश्वीकरण के सामने क्या चुनौतियां हैं, तो ये पॉइंट आप बिल्कुल लिख लो और इसको याद कर लो। अब मैं इसको समझाता हूँ। देखिए जो मैं आपको समझा रहा हूँ इसको समझिए और पेपर में अपनी लैंग्वेज में लिखिए। ठीक है, अब देखिए वैश्वीकरण में क्या होता है, प्रतियोगिता और प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, इसको बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, मार्केट में अगर कंपटीशन बना रहेगा, प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी तो वैश्वीकरण सही चलेगा, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा खत्म हो रही है तो फिर वैश्वीकरण के लिए एक चुनौती बन जाता है। संरक्षणवाद इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि जो देश में बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं या देश के जो उद्योग होते हैं, जैसे इसको मैं कहूँ आपका देसी उद्योग, देश के जो उद्योग हैं, ठीक है, जो देश के उद्योग होते हैं इनमें जो भी चीज़ें बन रही हैं, जो भी मतलब प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज़ का ही इस्तेमाल करना। जो विदेश से आने वाली चीज़ें हैं, जो बाहर से आने वाली चीज़ें हैं, उसको इस्तेमाल ना करना या उसको कम इस्तेमाल करना, इसको संरक्षणवाद की नीति कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या लगता है, इसमें सभी ये सोचते हैं, अब ध्यान से समझना कि जैसे मान लीजिए भारत में भी इसको अपनाया गया था एक समय में। क्या कहा जाता था कि लोगों से ये कहा जाता था कि जो अपने देश की जो कंपनियां हैं, ठीक है, अपने देश की जो कंपनियां या देश की जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है,
देश की कंपनियों से बने हुए जो उत्पाद होते हैं, जो प्रोडक्ट होते हैं, उसको खरीदने को कहा जाता था। ठीक है, ये कहा जाता था देश में बनी हुई चीज़ों को खरीदिए। और बाहर से आने वाली चीज़ों पे ज़्यादा टैक्स लगा देती थी सरकार। क्यों लगा देती थी? ताकि वो चीज़ महंगी हो जाए और जनता उसको कम खरीदे, देश की बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू दे। तो ऐसे में क्या होता था, जो देश की कंपनियां होती थी उसको लाभ पहुंचेगा, भाई जनता का पैसा देश की कंपनियों के पास पहुंचेगा, फिर वो वापस से देश में ही रहेगा। इस तरीके से ये सोचा जाता था। ऐसे में क्या है, बाहर की चीज़ों को कम कर दिया जाता था, देश की ही उद्योगों पे ध्यान दिया जाता था। इसे संरक्षणवाद की नीति कहते हैं। इससे क्या हो रहा था, इससे देश पिछड़ जाते हैं। क्यों पिछड़ जाते हैं? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन होना चाहिए। मान लीजिए कोई देश में बना हुआ कोई कोई चीज़ है, जैसे मान लें आप बिस्किट लेने जाते हैं, ठीक है, तो देश में बनी हुई कोई भी, मान लो एक एक्स नाम की कोई कंपनी है, ये बिस्किट बेच रही है, ठीक है, और इसी की मोनोपोली है, बाहर के कोई बिस्किट अवेलेबल हो नहीं सकते, इन्हीं को बेचना है। तो ये क्या करेंगे, ये ना तो अपनी क्वालिटी को बढ़ाने में ध्यान देंगे, ये जब मर्जी तब प्राइस भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन नहीं होगा, बाहर की चीज़ें होंगी नहीं। ठीक है, जब देसी उद्योग होंगे, देश में बनने वाली चीज़ें होंगी, तो कंपटीशन नहीं होगा। लेकिन जब बाहरी चीज़ें आती हैं तो मार्केट में होता है कंपटीशन। जब कंपटीशन होता है तो इनके प्राइस भी होते हैं कम, और ऐसे में लोगों को बेहतर सुविधा देना चाहते हैं, यानी कि लोग अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना के बेचना चाहते हैं ताकि उनकी चीज़ें ज़्यादा बिके। तो ये होता है। ठीक है, तो संरक्षणवाद जो है ये कहीं ना कहीं चुनौती बनता है। कई बार क्या हो जाता है, देखो देश में ये भी आंदोलन चल जाते हैं, खासकर विकासशील देशों में, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ, यानी बाहरी चीज़ों को त्याग दो और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाओ। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे भी कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के लिए चुनौती उत्पन्न हो जाती है। मजदूरों का शोषण होता है और वैश्वीकरण का दुनिया भर में विरोध होता है, क्योंकि देखो वामपंथी हो गए, दक्षिणपंथी हो गए, हर तरह के संगठन जो है इसका विरोध करते हैं। तो ये सब इसके लिए चुनौती बन रही है। तो ये आप पॉइंट लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, जो यूएनओ है उसकी संरचना बतानी है और समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका जो है उसको बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ये कब बनी थी? 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी। ठीक है, भारत इसमें 30 अक्टूबर 1945 को शामिल हो गया था। आज के समय में अगर हम देखें तो इसके मेंबर कितने हैं? 193, यानी 193 देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं। और जब यूएनओ बना था तो 51 देशों ने इसके जो चार्टर था उस पर हस्ताक्षर करके बनाया था। अब देखिए जो यूएनओ है ये किसका उत्तराधिकारी है? तो ये लीग ऑफ नेशंस होता था पहले। ठीक है, लीग ऑफ नेशंस ऐसा संगठन होता था और ये वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था उसके बाद बनाया गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले विश्व युद्ध के बाद ऐसा फील हुआ था कि दुनिया में एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो ऐसे खतरनाक युद्ध को रोक सके। तो लीग ऑफ नेशंस बनाया गया था। हालांकि लीग ऑफ नेशंस इतना कामयाब नहीं हुआ, इसको बनाने के बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 हो गया। तो ऐसे में फिर ये लगा कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 तो हो गया है, अब कहीं ऐसे में ऐसा ना हो जाए कि 3 भी हो जाए जिससे कि दुनिया ही तबाह हो जाए। तो ऐसे में इन विश्व युद्ध को रोकने के लिए यूएनओ को मजबूत करना, मतलब लीग ऑफ नेशंस को बदल के मजबूत करा, जिसको यूएनओ के नाम से जानते हैं। तो ये पूरी इसकी स्टोरी है। अब इसमें आपसे देखिए क्या पूछा हुआ है कि आपको इसका स्ट्रक्चर बताना है कि यूएनओ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो देखिए यूएनओ का स्ट्रक्चर समझिए, इसके महत्वपूर्ण अंग है जैसे सचिवालय। सचिवालय में क्या होता है? सचिवालय इनका एक तरह से ऑफिशियल सारे वर्क यहाँ पे होते हैं। ठीक है, इनका जो ऑफिशियल स्टाफ होता है वो यहीं बैठता है, यहीं से इनके सारे काम होते हैं, यहीं से फैसले लिए जाते हैं। ये एक तरह से इनका ऑफिस है और यहाँ से सारे ऑफिशियल वर्क होते हैं, प्रशासनिक कार्य होते हैं। ठीक है, एडमिन लेवल के, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के, ये हो जाएगा सचिवालय। इसके बाद है सुरक्षा परिषद, जिसको यूएनएससी कहा जाता है, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसका काम क्या है? दुनिया भर की सुरक्षा के लिए कार्य करना। विभिन्न देशों के बीच में, मान लीजिए 2 देशों के बीच में विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, युद्ध की स्थिति आ जाए, तो ऐसे में सुरक्षा परिषद क्या करेगी? उसको समझाने की कोशिश करेगी, उनकी सुरक्षा करेगी। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जैसा कि नाम है वैसा ही काम है, आर्थिक चीज़ों का ध्यान रखना है इनको। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या होता है? जब मान लीजिए विभिन्न देशों के बीच में विवाद हो जाए या 2 देशों के बीच में विवाद हो जाए तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इसको आईसीजे कहा जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और नीदरलैंड के हेग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और महासभा क्या है? महासभा जो है एक मंच होता है। यहाँ पे क्या होता है? 193 सदस्य देश एक साथ आते हैं, किसी मुद्दे पे चर्चा होती है, बहस होती है और वहाँ पे सभी को वोटिंग की जाती है। तो यहाँ पे जितने भी मेंबर होते हैं 193, सभी को एक वोट हासिल होता है, यानी सभी की वैल्यू यहाँ पे समान होती है। ठीक है, तो ये आपको इसके अंगों के बारे में बता दिया, लेकिन ये जो न्यासीता परिषद है ये समाप्त कर दिया गया है, तो इसको आप ना पढ़ें। तो ये चीज़ें हैं, यही इसका स्ट्रक्चर है। अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका आपको बतानी है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि ये एकमात्र वैश्विक संगठन है, ग्लोबल, आप इसको मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा संगठन मानिए, क्योंकि
दुनिया के लगभग सभी देश जो हैं इसके मेंबर हैं, ठीक है। कोई भी मुद्दा हो तो यूएनओ दुनिया को एक साथ तलब कर सकता है। इसके बाद है वैश्विक मुद्दों पर बहस का एक महत्वपूर्ण मंच। आपको बताया था मैंने, महासभा होती है इसमें। महासभा में क्या होता है, मान लो कोई विवादित मुद्दा या कोई भी चीज़ है, उस पर डिस्कशन होता है, ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं। इसके बाद है विश्व सुरक्षा का दायित्व, जिसके लिए सुरक्षा परिषद भी बनाया हुआ है। तो ये भी विश्व सुरक्षा का की जिम्मेदारी भी इनके ऊपर है, इस संगठन के ऊपर है। फिर वैश्विक समस्या को सुलझाने के लिए मुख्य भूमिका, ठीक है, मुख्य भूमिका यही निभाता है। मान लो दुनिया भर में विभिन्न देशों के बीच में कोई विवाद हो जाए, कोई समस्या आ जाए, कोई महामारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूएनओ के द्वारा ही फैसला लिया जाता है। फिर जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं उसका समाधान करना भी यूएनओ का ही काम होता है। तो ये कुछ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है इंटरनेशनल राजनीति के अंदर। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो और इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। टू द पॉइंट आपको बता रहा हूँ बिल्कुल। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है आपका कि WTO जो है, आपको विश्व व्यापार संगठन, इसके बारे में बताना है। और ये जो संगठन है, क्या ये विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था के लिए समान अवसर उपलब्ध करा पाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए WTO जो है ये 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना की गई थी। और पहले जो ये होता था, पहले ये गैट होता था, यानी जनरल अग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, इस तरीके से इसका नाम होता था। विश्व व्यापार संगठन विश्व की एकमात्र ऐसी संस्था है जिसका गठन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संचालन व नियमन के लिए हुआ है। विश्व व्यापार संगठन का मूल उद्देश्य जो है वो पूरी दुनिया में एक बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को तैयार करना है, जिससे विभिन्न देशों के बीच में व्यापार हो सके और एक अच्छा कंपटीशन वाला माहौल हो। और उनके नियम जो होते हैं व्यापार के, वो भी यही तय करता है। और इसके उद्देश्य क्या होते हैं, तो देखिए विश्व व्यापार संगठन जो है वो चाहता है कि मुक्त व्यापार हो सके, फ्री ट्रेड हो सके विभिन्न देशों के बीच में, और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, ठीक है। जो भी अवरोधक है, जो भी समस्या आ रही है, उसको ख़त्म करना। पूरी दुनिया में जीवन स्तर को प्रभावी, उसमें लाइफस्टाइल को सुधारना, उसमें वृद्धि करना। पूरी दुनिया में रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी करना, वस्तुओं के व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहन देना, ठीक है। और सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहन देना, सतत विकास की अवधारणा को मजबूत करना, ये सब इसके उद्देश्य होते हैं। अब एक क्वेश्चन इसी में पूछा था कि क्या विश्व व्यापार संगठन जो है वो विकासशील अर्थव्यवस्था को समान अवसर देता है, तो हमारा आंसर होगा नहीं। देखिए हालांकि ये काम तो करता है विकासशील देशों के लिए, लेकिन बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के नियम तय करता है ना, उसमें जो ताकतवर देश हैं, ठीक है, जैसे अमेरिका हो गया या चाइना भी आप इसमें ताकतवर ही मान लीजिए, और जो रसिया जैसे देश हो जाएंगे, पश्चिम के जो जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश हो जाएंगे, ठीक है। ये जो ताकतवर देश हैं इनकी ज़्यादा चलती है, WTO में इनकी ज़्यादा चलती है, तो याद रखना। तो ऐसे में ये विकासशील अर्थव्यवस्था को समान अवसर नहीं दे पाता, आप ये बता सकते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन जो है वो विकसित देशों की इसमें ज़्यादा चलती है, और जिस कारण क्या है, ये विकासशील अर्थव्यवस्था को समान अवसर नहीं दे पाते हैं, और अक्सर विकसित देश के ऐसे नियम बनवाने में सफल हो जाते हैं जिससे उनका हित सिद्धता हो, यानी कि जिससे जो विकसित देश है उनका पर्सनली उनको फ़ायदा पहुंचता हो, ऐसी पॉलिसी बनवा लेते हैं, जिसका विरोध जो है वह विकासशील देश करते रहते हैं। तो आप ऐसे जवाब दे सकते थे और थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके बारे में बताना है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं जो आज के समय में, उसके बारे में बताना है। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो है आज के समय में एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है। ये पर्यावरण की समस्या है जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को परेशान कर दिया, और इससे आम जनता को भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग, ये समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा सूरज है। सूरज से क्या होती है, रोशनी आती है पृथ्वी पे। अब यहाँ पे एक होती है परत, इसको हम एक लेयर कह सकते हैं, परत कह सकते हैं। इस परत का नाम होता है ओजोन परत, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, ओजोन परत। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ओजोन गैस की जो परत है यहाँ पे, इसमें हो गया है छेद, यानी यहाँ पे छेद हो गया। तो अब सूरज की रोशनी जो है वो डायरेक्ट यहाँ से ऊपर से डायरेक्ट आ जाती है। पहले क्या होती थी, ये छन कर आती थी, लेकिन अब ये यहाँ पे छेद हो गया है तो वो डायरेक्ट आ जाती है। तो जब डायरेक्ट आ जाती है तो सूरज की जो रोशनी की जो हीट होती है वो ज़्यादा है। प्लस में क्या होता है, इसमें ना कुछ हानिकारक किरणें होती है जिसको UV रेज कहा जाता है, अल्ट्रावायलेट किरणें, जिसको पराबैंगनी किरणें कहा जाता है हिंदी में। तो इन किरणों से क्या होता है कि नुकसान होता है। हो सकता है भाई इससे कैंसर जैसी बीमारी हो जाए या अन्य समस्या हो जाए, तो ऐसी समस्या होने का खतरा है। फिर क्या है, हीट ज़्यादा होती है तो उससे जब ये ग्लेशियर पे पड़ता है, हीट पड़ती है तो ग्लेशियर पिघल रहे हैं। अब ग्लेशियर धीरे धीरे पिघल रहे हैं, जब ये ज़्यादा पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का लेवल बढ़ेगा। जो समुद्र के किनारे वाले देश हैं वो डूबने को हो जाएंगे, और पूरी दुनिया में तापमान जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं, यही ग्लोबल वार्मिंग है, और यही आज के समय में बहुत बड़ी समस्या बन रही है। अब इसका कारण क्या है, तो देखिए जो कार्बन क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है ये इसका मुख्य कारण माना जाता है, ठीक है।
जो कि आपके एसी वगैरह में से या फ्रिज वगैरह में से निकलती है, और पोल्यूशन वगैरह वो भी कहीं ना कहीं इसका कारण बन जाता है। तो चलिए आगे समझते हैं। अब इसी में एक आप देखिए क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि बताइए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष प्रमुख जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं वो आपको बताने हैं कि कौन से मुद्दे हैं। तो देखिए दुनिया भर के सामने आज के समय में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है। आज पीने के लिए स्वच्छ पानी दुनिया भर में बहुत सारे देशों में उपलब्ध नहीं है, तो जल की आपूर्ति भी एक मुद्दा है। धीरे धीरे चरागाह जो है वो समाप्त होने लगे हैं, जानवरों के जो चरागाह होते हैं। फिर कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है, खेत जो है वो बंजर होते जा रहे हैं, और खेती वाली ज़मीन जो है वहाँ पे घर बनते जा रहे हैं, उद्योग लगते जा रहे हैं, तो कृषि योग्य भूमि जो है वो घट रही है। जनसंख्या दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ रही है, जिसके कारण संसाधन जो है उसका ह्रास हो रहा है। ठीक है, प्रदूषण की समस्या दुनिया भर में देखने को मिल रही है, वनों का विनाश हो रहा है, नदी दूषित हो रही है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है। तो ये सारी पर्यावरणीय मुद्दे हैं आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय विश्व पूरी दुनिया के सामने। ठीक है, तो पूरी दुनिया आज इस समस्या से कहीं ना कहीं गुजर रही है। तो आप इन पॉइंट को लिख सकते हो और इसको पेपर में एक्सप्लेन कर देना, बस थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ मैं आपको। आगे देखो, जीवाश्म ईंधन जो है वो क्या होते हैं, इसके संरक्षण के आपको प्रमुख उपाय बताने। देखिए जीवाश्म ईंधन जो है ये प्राकृतिक ईंधन है, और ये क्या हुआ था कि इसकी उत्पत्ति जो है वो लाखों साल, लाखों करोड़ों साल इसमें लग गए हैं। इसमें क्या थे, जो जीव वगैरह होते थे पहले, जो पेड़ पौधे पत्ते जो भी चीज़ें थी वो दब गई थी। ठीक है, और उसकी वजह से वो ज़मीन के अंदर दबी रही, और बहुत लाखों सालों के बाद वो जाके ईंधन के रूप में कन्वर्ट हो गई, जिससे पेट्रोलियम, डीजल, घासलेट वगैरह वगैरह मिलता है हमको। ठीक है, इनका उपयोग जो है वो वाहन चलाने में होता है, खाना पकाने में होता है, रोशनी करने में होता है। ये ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं, ये ऊर्जा के, जिसको आसानी से नहीं बनाया जा सकता। एक बार अगर ये ख़त्म हो गया ना, तो इसको दोबारा बनने में लाखों साल लग जाएंगे, तो इसको दोबारा से जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए हमें क्या है, इसका संरक्षण करना है, यानी इसको बचा के रखना है। ठीक है, ताकि आने वाली पीढ़ी को मिल सके। तो उसका संरक्षण कैसे कर सकते हैं, देखिए सार्वजनिक वाहन, यहाँ पे वाहन आएगा। ठीक है, सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल कीजिए, यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे बस हो गई, ट्रेन हो गई, मेट्रो हो गई, इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, जिससे क्या होगा, पेट्रोल बचेगा और ये ईंधन बचेंगे। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करना, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश रहता है, जहाँ पे भारत में खासकर सौर ऊर्जा जो है कई क्षेत्रों में काफ़ी कामयाब है, तो इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल पे आप देखते हो कि गाड़ियाँ जो हैं वो चालू रख देते हैं, जिससे क्या होता है, पेट्रोल बर्बाद हो रहा होता है। ठीक है, डीजल पेट्रोल जिससे भी वो गाड़ी चल रही है वो बर्बाद हो रहा होता है, तो ऐसे करके हमें उसे वहाँ पे बंद कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, पेट्रोलियम जो है वो बचेगा। बिजली का उतना ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि हमें उसकी ज़रूरत है। ठीक है, जितना हमें उसकी ज़रूरत है। पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बायोडीजल, गोबर गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ मतलब इसके ऑल्टरनेटिव के रूप में आप इसको यूज़ कर सकते हो, जिससे कि जीवाश्मी ईंधन जो है वो बचे रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स संगठन जो है वो कब स्थापित हुआ और इसके उद्देश्य क्या है। तो देखिए ब्रिक्स का गठन जो है वो 21वीं सदी में भारत और अन्य विकासशील देशों के बीच में आपसी सहयोग के लिए हुआ था। पहले ना ये ब्रिक्स नहीं होता था, पहले ब्रिक होता था, BRIC। ब्राज़ील, रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना ये देश होते थे। बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया था, तो ये ब्रिक्स हो गया था। ठीक है, तो ब्रिक होता था पहले, इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत और चीन होते थे। तो ये जो शब्द है ब्रिक, इसका पहली बार जो यूज़ हुआ था वो 2001 में गोल्डमैन ने किया था। ये एक अर्थशास्त्री थे। इन्होंने कहा था कि अगली आधी सदी में वैश्विक आर्थिक रुझानों की भविष्यवाणी करी थी उन्होंने। तब उन्होंने ये वर्ड जो ब्रिक है ये लेकर आए थे, और एक मंच के रूप में ब्रिक को 2006 में न्यूयॉर्क में जो महासभा के 4 देशों के विदेश मंत्री जो थे उनकी बैठक जो हुई थी, वहाँ पे इसको एक मंच के रूप में इसको नाम दिया गया था। इसका उद्घाटन जो होता है वो रसिया के येकातेरिनबर्ग, ठीक है, ये थोड़ा सा नाम याद रखना, येकातेरिनबर्ग, यहाँ पे 2009 में हुआ था। और 24 दिसंबर 2010 को ब्रिक्स के अध्यक्षों के बीच में एक समझौता होता है, और उसमें फिर ब्रिक जो था वो ब्रिक्स में बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे साउथ अफ्रीका को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। तो ये तो हो गया ब्रिक्स। अब क्या है, इसके उद्देश्य बताने थे। तो देखिए ब्रिक्स जो है इसके उद्देश्य ये है कि विश्व व्यवस्था में अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्रभुत्व को चुनौती देना, क्योंकि अमेरिका और जो पश्चिमी देश हैं इनका व्यापार में बहुत बड़ा योगदान है और काफ़ी ये मजबूत है इनकी अर्थव्यवस्था। तो ऐसे में इनको चुनौती देने के लिए ब्रिक बनाया गया था। ठीक है, ताकि क्या हो सके, एक न्यायसंगत संतुलित विश्व व्यवस्था स्थापित हो सके। फिर क्या है, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था स्थापित करना, पूरी दुनिया में बहुत सारे देश हों और वो सभी ताकतवर हों। ठीक है,
और वैश्विक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए जो लोकतंत्रीकरण वाली प्रक्रिया है उसको अपनाना, और जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है जिनमें कुछ कमियां है उसमें सुधार करना। फिर जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, विश्व व्यापार, परमाणु ऊर्जा जैसे जो मौजूदा वैश्विक मुद्दे हैं इन सब का समाधान करना। विभिन्न क्षेत्रों में सदस्य देशों के बीच में लाभ और सहयोग को बढ़ाना, आपसी विवादों को बातचीत के जरिए सुलझाना, आपसी व्यापार को बढ़ावा देना, मुक्त व्यापार अपनाना, विभिन्न संधियां करना, ये सारा इसके उद्देश्य हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो एक क्वेश्चन आता है आपका, इसमें क्या करना होता है आपको, किसी दो पे टिप्पणी लिखनी होती है, यानी शॉर्ट्स कमेंट लिखनी होती है। ठीक है, शॉर्ट कमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आपको गैट समझा देता हूँ। गैट क्या है इसे समझते हैं। पहले विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर में आर्थिक मंदी आ गई 1929-30 में। खासकर आर्थिक मंदी की शुरुआत जो है वो अमेरिका से हुई और फिर धीरे धीरे दुनिया में फैल गई। फिर 1929 से 32 में विश्व की अर्थव्यवस्था पे इसका बुरा प्रभाव देखने को मिला, जो आगे चलता रहा। 1939-45 में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, जिसकी वजह से और ज़्यादा नुकसान हो गया, तबाही मच गई। फिर अमेरिका ने क्या करा, अमेरिका ने जो उसका आयात था, अपने आयात पे टैक्स बढ़ा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स बढ़ा दिया तो उसकी वजह से वैसे ही और ज़्यादा महंगाई बढ़ रही थी। तो इसके बाद जो यूरोपीय देश थे उन्होंने भी यही व्यवस्था लागू कर दी, उन्होंने भी टैक्स बढ़ा दिया। अब ऐसे में पूरी दुनिया में महंगाई वैसे ही और टैक्स बढ़ गया, तो ऐसे में समस्या आ रही थी। तो यूएसए के ब्रेटन वुड शहर में 1944 में एक सम्मेलन हुआ। अब समझो, पूरी स्टोरी समझते हुए चलना। यूएसए में एक सम्मेलन होता है और 1 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक ये सम्मेलन चलता है। ठीक है, इसको ब्रेटन वुड एग्रीमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड में हुआ था इसीलिए इसका नाम ब्रेटन वुड पड़ गया। अब देखिए, इसमें 44 देश शामिल हुए थे। मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने की बात की गई थी। टैक्स फ्री व्यापार की बात की गई। आयात निर्यात के जो नियम होते थे उसको आसान बनाने की बात की गई थी। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना था, यानी लिबरल बनाना था अपनी अर्थव्यवस्था को। IMF, WB, वर्ल्ड बैंक वगैरह ये सब इनकी शुरुआत यहीं से होती है। फिर क्या होता है, यहीं से फिर गैट बनता है, जिसको जनरल अग्रीमेंट और ऑन टैरिफ एंड ट्रेड कहा जाता है। 23 देश जिनेवा में व्यापार रियायतों यानी सब्सिडी है ये, ठीक है, के लिए एक व्यापक टैरिफ बातचीत के लिए सहमत हो गए। यानी 23 देशों ने ये सहमति बना ली कि आपस में जो व्यापार करेंगे वहाँ पे सब्सिडी देंगे, टैक्स वगैरह जो है उसको कम कर देंगे, जिससे कि व्यापार जो है आसानी से हो सके और ज़्यादा नुकसान भी ना हो। तो जिन्हें, ठीक है, जो इसमें सहमत हो गए थे, जो इसको मान गए थे, उसको गैट में शामिल किया गया था। यानी ये जो गैट है ये समझौता था एक तरह से, इसमें शामिल किया गया था। और इसमें 30 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर करा लिए गए थे। 1 जनवरी 1948 से ये गैट जो था ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, और बाद में ये गैट जो है इसको बदल के ही WTO यानी विश्व व्यापार संगठन बनाया गया है, ये भी याद रखना आपको। तो ये तो आपको समझ में आ गया गैट क्यों बना। फिर गैट जो एक मंच था, यहाँ पे क्या था, सदस्य देश जो थे वो इकट्ठे होते थे और अपनी व्यापार की समस्याओं पे बातचीत करते थे और उनको सुलझाते थे। और ये समझौता जो था ये मतलब एक तरह से आप ऐसा समझौता मानो कि जो इसके सदस्य देश हैं, जरूरी नहीं है उन पे मतलब ये थोपा जाए। अगर कोई इसको नहीं मानना चाहता, उसका सदस्य देश है, तो उसको नहीं भी मान सकता था। ये एक समझौता मात्र था। ठीक है, ये इसकी कोई कानूनी हैसियत वगैरह नहीं थी। ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समकक्ष एक महत्वपूर्ण, आप इसको मान सकते हो। इसके बाद है आपका ये तो 250 वर्ड में आपको लिखना था कमेंट्स। इसी में आपका एक और टॉपिक था जैव विविधता, जल प्रदूषण। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आप आराम से कर लोगे, जल प्रदूषण, जैव विविधता वगैरह, ये वाला आपको बता देता हूँ। देखो, संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल, इसको बोलते हैं UN पीस कीपिंग फोर्स। संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा बल जो है, ये सेना जो है, इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न देशों के बीच में अगर युद्ध हो रहा हो तो उसको ख़त्म करना, कम करवाना, रुकवाना, संघर्ष को शांत करवाना। ठीक है, जैसे कि पीस, नाम से पता लग रहा है ना, शांति सुरक्षा बल यानी शांति के लिए ये बनाया गया है। ये सेना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शांति बनाए रखने का काम करती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो इसके सदस्य हैं वो इसके बजट में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। इसका बजट है $6.8 बिलियन से भी ज़्यादा का। जो सुरक्षा परिषद है, जो हमने पढ़ा था UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इसमें सेना, मान लो कहीं पे लगता है, कहीं पे विवाद हो रहा है, किसी देश में युद्ध हो रहा है या बेकार स्थिति हो रही है, तो सुरक्षा परिषद परमिशन दे देती है कि भाई यहाँ पे सेना को तैनात कर दो। तो UNO क्या करता है, अपनी सेना को भेजता है। और UNO में विभिन्न देश अपनी सेना को भेजते हैं। ठीक है, भारत भी अपनी सेना भेजता है शांति के मिशन पे, और भी देश भेजते हैं। तो इस तरीके से इनके पास सेना होती है, जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे ये उसको भेज देते हैं। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न देशों के बीच में दुश्मनी को कम कराना। हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र संघ
संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और भारत जो है उसने भी कई बार यूएनओ में अपने जो मिशन चलते हैं उस पर अपनी सेना को भेजा हुआ है। अगर 1948 से लेकर 2007 तक की बात करें तो भारत के 3 लाख के करीब सैनिक जा रखे हैं यूएन के अभियान पे भेजे गए हैं, जिसमें से 60 वर्षों में हम बात करें तो 180 के करीब सैनिक हमारे जो हैं वो शहीद भी हो चुके हैं। ठीक है, तो ये था पीस मेकिंग वाली पीस कीपिंग वाली इनकी सेना, आर्मी। तो यहाँ पे ये जो वीडियो ख़त्म हो जाता है। इसमें मैंने मोस्टली आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, और यहाँ से चांस होते हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन के रिपीट होने के। ठीक है, जो मैंने आपको जल प्रदूषण नहीं कराया वो आप गूगल वगैरह से कर लो, बहुत ही आसान है, या फिर आप चैप्टर की वीडियो देख लो। चैप्टर की वीडियो मैंने बिल्कुल डिटेल में करा रखे हैं सारे चैप्टर। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है लेकिन वहाँ पर डिटेल में समझाया हुआ है, तो चैप्टर देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।